ओके सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स गेट। गाइस आई होप आप लोग आपकी आरआरबी स्किल 2 एंड स्किल 3 की प्रिपरेशन प्रॉपर्ली कर रहे हो। एग्जामिनेशन डेट है 28 दिसंबर, तो इंश्योर कीजिएगा जो भी अवेलेबल टाइम मिल रहा है उसमें अपना बेस्ट दीजिए। ऑलराइट, तो आज के सेशन में हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस के एग्जाम लेवल एमसीक्यूज फॉर रिवीजन और फॉर प्रैक्टिसिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इंटरनल सेशन प्रॉपर्ली गो थ्रू करा होगा। नहीं करा है तो उसको गो थ्रू करके फिर से इसी के ऊपर जंप कीजिएगा, तो आपको सेकंड लेवल पर अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, अगर आपने बैच में एनरोल नहीं कर रखा, आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रॉपर्ली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जेन्युइनली, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी एक वीक पहले आप लोगों का बेसिक टू एडवांस एक और नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। एंड ऐसे कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि हमारा प्रिपरेशन बेसिक का ऑलरेडी हमको प्रैक्टिस करना है प्रॉपर्ली, तो उसके लिए नाइट में हमारा बैच चलता है। सेम बैच, दोनों बैच के एक्सेस आपको मिलेंगे जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा सो दैट कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर पाए। राइट, एक प्रॉपर तरीके से रोड मैप से अपने टाइम को यूटिलाइज करा तो डेफिनेटली आपके स्कोर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड टेस्ट सीरीज का कॉम्बो, पर्टिकुलरली ये वाला कॉम्बो आप लेना चाहते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप फुल कोर्स में जाइए सो दैट कि सारे सब्जेक्ट्स पर आपका अटेंशन आ सके। अदरवाइज क्या होता है, हम किसी सब्जेक्ट को ऐसे नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, लेकिन वो फुल कोर्स में आप लोगों का बेटर वे में हो सकेगा, है ना। अगर ये कॉम्बोस की बात भी आप ऐसा ट्राई करना चाहते हो कि खाली हमको कॉम्बो चाहिए, तो ये 1799 में है, बाकी फुल कोर्स इससे थोड़े बहुत प्राइसेस ज्यादा में है, बट स्टिल आप लोगों के लिए ऑफर में एप्लीकेबल है, अवेलेबल है। व्हाट्सएप के थ्रू आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बैच में ज्वाइन हो तो इंश्योर कीजिएगा कि क्लासेस अगर आप स्किप करते हो तो रिकॉर्डेड कंप्लीट कीजिए। अपना टास्क है उसको स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है कि आपने उसको छोड़ दिया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, आई होप आप लोग सेशन को देख चुके होंगे। इसी टाइप के वीडियोस और देखने हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि आप लाइक कमेंट कर रहे हो सो दैट कि आप लोगों की और सेशंस बहुत फास्ट वे में यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो सके। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन करा है $125 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू अपग्रेड अर्बन सर्विसेज इन असम। असम में डेवलपमेंट के लिए आप लोग जानते हो दैट अभी गवर्नमेंट ने एक साइन करा है, अग्रीमेंट, लोन लिया है ना, नॉट एमओयू, लोन अग्रीमेंट साइन करा है। तो $125 मिलियन का कौन से इंस्टीट्यूशन से लोन अप्लाई करा है? वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आईएमएफ है, या फिर नेशनल डेवलपमेंट बैंक है? एनडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक या आईएमएफ? करेक्ट आंसर है गाइज इसमें आईएमएफ, सॉरी, हाँ, करेक्ट आंसर है, सॉरी, करेक्ट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, आईएमएफ का दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एडीबी, है ना, एडीबी का साइन हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये $125 मिलियन का साइन हुआ है लोन, और ये किसके लिए हुआ है? असम के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, असम के डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो ये आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर करा होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट इज एज पर द लेटेस्ट सितंबर 2025 डेटा, है ना। देखो गाइस, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक ने सितंबर तक, अभी एक डेटा रिलीज हुआ था, उसमें कितने लोन एप्लीकेशन, नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन, है ना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर में अभी तक सैंक्शन कर दिए। टोटल अमाउंट उसका था 10,907 करोड़ के लोन सैंक्शन हुए हैं। एप्लीकेशन की फाइल के कितने नंबर है आपको ये बताना है। ऑप्शन एक है दैट इज 5.79 लाख एप्लीकेशंस, 4.80 लाख एप्लीकेशंस, 3.25 lakh applications and 6.50 lakh applications। तो करेक्ट आंसर इज आई होप आप लोग इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रॉपर्ली देख रहे हो। ये फाइनेंशियल का डेटा है, दैट्स आपकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। ऑलराइट, तो अभी बैंक्स के थ्रू भी ये फाइल्स बहुत प्रोसेस हो रही है, इस बार भी इसके पूरे चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ से आए। 5.79 लाख एप्लीकेशंस इज द करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा आरबीआई और सेबी और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ये पूरा एमसीक्यू सेशन है, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना, जितने अच्छे नंबर आते हैं डेफिनेटली बताना, और नहीं देखा है तो इंटरनल सेशन देखना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। सेशन स्किप करोगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे, है ना। वेबसाइट पे जैसा आप लोगों को एक्सेस के थ्रू बताया गया है, वहां से टॉप से स्टार्ट कीजिएगा। एज पर द न्यू आरबीआई इंस्ट्रक्शंस ऑन एडीपीएमएस, आईडीपीएमएस, स्मॉल वैल्यू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एंट्रीज, up to what amount per bill can be closed by banks based solely on the exporters and importers declaration? इसका आंसर बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फटाफट से आंसर बताएंगे। राइट, 10 लाख और लेस, रुपीज 7 लाख और लेस, 5 लाख और लेस, और 15 लाख और उससे भी नीचे।
तो देखो ये ईडीपीएमएस आईडीपीएमएस क्या है, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, और सिमिलरली आईडीपीएमएस है, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ये सिस्टम क्या है, आरबीआई बोलता है कि बैंक के थ्रू जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, तो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पोर्टल पर ईडीपीएमएस आईडीपीएमएस पर अपडेट करेगा। अब जो छोटे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं इसमें ट्रेडर्स को परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है कि कुछ अमाउंट तक तो हमको रिलैक्सेशन दो, क्योंकि हमारे पास में जब ट्रेड कंप्लीट होता है उसका बिल आना ये सब आना तो हम डिक्लेयर करने में टाइम लगता है, और बैंक पीछे लगता है कि अपडेट करिए ट्रांजेक्शन हुआ है तो दैट इज वाई आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी कुछ सर्टेन अमाउंट तक आप इसमें केवल कस्टमर के वेरिफिकेशन से काम कर लेंगे, डिक्लेरेशन से काम कर लेंगे। मतलब कस्टमर खुद से डिक्लेरेशन दे देगा, उसको आप ट्रस्ट करके अपडेट कर दीजिएगा आरबीआई के साथ में। आरबीआई ने बैंक को ऐसा बोला है। तो वो अमाउंट है 10 लाख और नीचे, है ना, और 10 लाख और लेस जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन रहेगा उसमें केवल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के डिक्लेरेशन से ही अपडेट कर दिया जाएगा ईडीपीएमएस आईडीपीएमएस के ऊपर। ठीक है, ये आरबीआई का नया इंस्ट्रक्शन है, ध्यान दीजिएगा। पहले ऐसा था 10 लाख का भी हो 5 लाख का भी हो, सभी अमाउंट पर यहाँ पर काम करना पड़ता था, अपडेट करना पड़ता था, इनवॉइस का वेट करना पड़ता था, पूरे डॉक्यूमेंटेशन का वेट करना पड़ता था। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो कस्टमर के डिक्लेरेशन से आईडीपीएमएस ईडीपीएमएस पर अपडेट कर सकता है बैंक, 10 लाख से नीचे का अमाउंट रहेगा तो। ऑलराइट, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एज पर द अपडेटेड आरबीआई गाइडलाइंस ऑन मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शंस, MTT मतलब क्या होता है, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शंस, व्हाट इज द रिवाइज्ड मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउटले। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज आउटलेट से आप इतना समझिए यहां पर, अब पहले तो आंसर बताइए, ऑप्शन क्या करेक्ट है, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स और 9 मंथ्स। तो देखो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शंस क्या होता है, वापस से मैं समझा रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं पता था, आप सेकंड टाइम इसको देख रहे हो तो रिवीजन हो जाएगा। तो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शंस ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं जिसमें कोई सपोज करते हैं इंडिया से ट्रांजेक्शन कर रहा है, फॉरेन से एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसने एक्सपोर्ट करवाया, है ना, इंपोर्ट करवाया फॉरेन से, सपोज करते हैं उसने यूएस से इंपोर्ट करवाया। मैं एक रफ एग्जांपल जल्दी से बता देता हूं आप लोगों को, इसका आंसर जब तक जिसको पता होगा आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बाकी मेरे साथ एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। तो सपोज करते हैं कि इंडिया में एक पर्सन है, इसने क्या करा कि यहां से यूएस से, है ना, यहां से कुछ ऑर्डर करा कि मेरे पास ये आइटम आना है, तो इसने इंपोर्ट करा, है ना, ये इंपोर्ट कर रहा है और ये डील कर रहा है ना, ये क्या डील कर रहा है कि यहां पर मैं साउथ अफ्रीका में यहां पर प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, ये डील कर रहा है कहां से, यूएस से। ओके, तो एमटीटी का मतलब होता है कि इसने प्रोडक्ट यहां से ऑर्डर करके यहां बेचना है, तो इसने इंडिया नहीं बुलाया, डायरेक्टली यहां से यहीं शिप करवाएगा, तो इसको क्या बोला हमने, एमटीटी। मतलब क्या हो गया, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शंस, ऐसे ट्रांजेक्शन को बोला जाता है मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शंस। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि ये इसको जो मनी रिलीज कर रहा है, आप जानते हो कि इंडिया का जो मनी है वो पूरा फॉरेन मैनेजमेंट के, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के थ्रू चलेगा, राइट, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा होगा नहीं तो पूरा इंडिया का पैसा बाहर चला जाएगा। तो दैट इज व्हाई आरबीआई यहाँ पर मॉनिटर करता है। आरबीआई का कहना है कि जब आप यहाँ से पैसा रिलीज करेंगे इसको, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा इतने टाइम में, सर्टेन टाइम में आपके पास में यहाँ से भी पैसा आ जाना चाहिए, उसको बोला गया फॉरेन एक्सचेंज आउटले। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम कितना कर दिया गया है, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। इट इज फॉर फॉरेन एक्सचेंज आउटले, नॉट फॉर द प्रॉपर ट्रांजेक्शन, कंप्लीट ट्रांजेक्शन का नहीं बोला है। तो करेक्ट आंसर इज इट इज 6 मंथ्स। ओके, 6 महीना टाइम रहेगा, ये अपडेट हो चुका है। अंडर द आरबीआई नॉमिनेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर डायरेक्शन है गाइस, आप लोगों को मैंने इंटरनली बताया भी है, एंड स्टिल आप लोग इंश्योर करना कि नॉमिनेशन रिलेटेड जो अभी सर्कुलर आया मास्टर डायरेक्शन प्रॉपर पढ़ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही है, एक बार पहले भी पूछ चुका हूं, अंडर द आरबीआई नॉमिनेशन फैसिलिटी डायरेक्शंस 2025, विद इन हाउ मेनी working days must banks provide an acknowledgement after receiving any nomination, cancellation or variation request from the customer। इसमें मास्टर डायरेक्शन अपडेट हुआ है, राइट। अभी आरबीआई नॉमिनेशन का क्या रूल आया है कि जो बैंक्स में डिपॉजिट अकाउंट होता है या लॉकर होता है उसमें मैक्सिमम 4 नॉमिनीज आप रजिस्टर हो सकते हैं। ये बिल पास हो चुका था और 1 नवंबर से एप्लीकेबल हो चुका है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया मैंने डायरेक्ट। बट यहाँ पर पता है क्या बोला गया कि कस्टमर अगर नॉमिनेशन के लिए अपडेट करने आया है या डिलीशन के लिए आया है या एडिशन के लिए आया है तो उसको आपको रिसीट एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है ना, कितने टाइम में हो जाएगा। वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट देने का टाइम पीरियड कितना है, 1 वर्किंग डे, 2 वर्किंग डे, 3 वर्किंग डेज और 5 वर्किंग डेज। करेक्ट आंसर इज एक्नॉलेजमेंट देने का 3 वर्किंग डेज टाइम है। देखो ऐसे ही मास्टर डायरेक्शन से क्वेश्चन उठकर आएंगे, आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आप टॉपिक पढ़ते हो क्लास में
उसको थोड़ा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हो। बाकी मैं एमसीक्यू सेशंस और आप लोगों के लिए पुट अप कर रहा हूँ फ्रिक्वेंटली, सो दैट कि आप लोग ये अब जो डेटा आपने पाइल अप कर लिया है, पढ़ लिया है, उसको फटाफट रिवाइज करते चले। ऑलराइट, तो 3 वर्किंग डेज करेक्ट आंसर है इसका। अब इसी का आपको आंसर बताना है कि सेफ डिपॉजिट लॉकर एंड जो नॉमिनेशन फैसिलिटी आर्टिकल्स वाला, उसके अंडर में कौन सी डेट से इफेक्टिव हो चुका है नॉमिनेशन फैसिलिटी, 4 नॉमिनी जो अपडेट होगा, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 जनवरी, 1 नवंबर। करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली 1 नवंबर, है ना। 1 नवंबर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर डायरेक्शन है जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस है, क्योंकि अभी 1 नवंबर से इंप्लीमेंट होने वाला है, आपकी एग्जाम दिसंबर में मास्टर डायरेक्शन के फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। बट ये पॉइंट याद रखना कि डिपॉजिट अकाउंट में हम लोगों का क्या रहता है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डिपॉजिट अकाउंट जो भी रहता है उसमें तो मनी क्लियरली रहता है, तो 2 टाइप के नॉमिनेशन हो जाएंगे यहाँ पर। एक सक्सेशन बेस्ड मतलब होता है कि एक का डेथ हो गया तो दूसरा एप्लीकेबल हो जाएगा, उसका भी डेथ हो गया तीसरा एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको बोलते हैं सक्सेशन बेस्ड। और एक हो गया परसेंटेज बेस्ड। परसेंटेज शेयरिंग बेस्ड मतलब कि क्या हो गया, सपोज करते एक के अकाउंट में 1 लाख था, उसका डेथ हो गया, उसने 4 नॉमिनी लगा रखे थे और उसने क्या बोला, 4 नॉमिनी पार्टनरशिप टाइप से आ जाएंगे 25-25% पर, है ना। तो इनको परसेंटेज में शेयर करा जा सकता है 1 लाख को आराम से, तो ये नॉमिनी को परसेंटेज बेस्ड भी शेयरिंग करा जा सकता है। हाउएवर इन सेफ डिपॉजिट लॉकर, लॉकर में क्या सीन होता है आप लोग जानते हो ना, लॉकर में क्या होता है, लॉकर में अमाउंट का आपको नहीं पता, बैंकर को नहीं पता, दैट इज वाई यहाँ पर परसेंटेज बेस्ड का नॉमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर केवल होगा तो सक्सेशन बेस्ड, मतलब कि एक का डेथ हुआ तो दूसरा एप्लीकेबल हो जाएगा। ये डिफरेंस याद रखना है हमको, ओके, भूलना नहीं है। अब सेबी के पूरे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आई होप आप लोगों ने डेटा पढ़ा होगा। अंडर सेबीज डिजिटल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, what is the deadline for regulated entities to complete the accessibility audit of all their digital platforms by an IAAP certified accessibility professional? आप जानते हो कि सेबी ने अभी गाइडलाइन दिया था कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है ना, रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब जो सेबी के अंडर में काम कर रहे हैं। सेबी के सर्कुलर्स लास्ट टाइम स्केल 3 पर पूछे गए थे, लास्ट टाइम भी स्केल 2 स्केल 3 दोनों पर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आए थे, आपको कवर करते हुए चलना है क्लास वाइज। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, डेडलाइन क्या है रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए, उनका ऑडिट कराने का, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं उसको ऑडिट कराने का टाइमलाइन क्या है। करेक्ट आंसर बताना है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल 2026। तो ये डेटा आप लोग याद रखना, इसमें 2-3 डेटा आएगा, ब्लॉक डील का भी आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, डेट्स पर एक बार याद रखना इसकी डेट्स को। ऑलराइट, तो ये क्या है, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, और ये डिजिटल एक्सेसिबिलिटी किसके लिए, हैंडीकैप्ड पर्सन या फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो उनको बोला गया है कि आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट पोर्टल को लिस्ट कर देना है, बता देना है, इसका सारे टाइम पीरियड मैंने बताया आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, सेबी के साथ में शेयर करना है कि आप कौन कौन से पोर्टल पे डेटा देते हो। और ये बोला गया था कि जो भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चलते हैं वो फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए भी काम आना चाहिए, है ना, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी काम आना चाहिए। तो अपनी वेबसाइट पोर्टल को ऐसा बनाइए कि वो एक्सेस कर सके। तो उसको एक्सेस करने के लिए, पोर्टल बनाने के लिए ऐसा बोला गया है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, है ना। IAAP क्या करेगा, ऑडिट करेगा कि आपकी वेबसाइट जो है, पोर्टल जो है, जो भी आप जहां से डील करवा रहे हो, वो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के लिए प्रॉपर है, फिट एंड फाइन है एज पर द सेबीज नॉर्म। तो ये करने का टाइम पीरियड जो बोला गया वो 30 अप्रैल 2026 है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेबीज ग्लाइड पाथ फॉर रिटेल एल्गो, एल्गो का मतलब क्या हो गया, एल्गोरिदम। तो सेबी ये चाहता है, आप क्वेश्चन पढ़िए आंसर करेंगे जब तक, जिसने पढ़ रखा है। तो सेबी ये चाहता है कि जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर अब एआई टाइप का समझ लीजिए, एआई एग्जैक्टली नहीं है, तो एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बोला गया है कि एल्गोरिदम पूरा डेटा बताएगा क्या पॉसिबिलिटी क्या नहीं है, उसके बेसिस पर रिटेल का ट्रेडिंग होना चाहिए, है ना, उसको इंप्लीमेंट करना है। तो उसमें बोला गया है, कुछ पाथ बताया है कि आप आपका जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे उसको आपको टेस्टिंग कंप्लीट कर लेना है। टेस्टिंग कंप्लीट करने के लिए आपको सबमिट करना है प्रूफ सेबी को, है ना, एक्सचेंज को देना है डिटेल्स। तो ये कब तक करना है आपको, माइलस्टोन 1 1 अक्टूबर तक करना है या 30 नवंबर तक करना है, 3 जनवरी तक करना है, ये इसका आंसर बताना है। माइलस्टोन 1 तो आ चुका है, अब ये कौन सा माइलस्टोन है, मॉक सेशन वाला। तो मॉक सेशन का है दैट इज 3 जनवरी, है ना, ध्यान दीजिएगा 3 जनवरी तक आपका टेस्टिंग हो जाना चाहिए। यहां पर क्या बोला गया है, 31 अक्टूबर का अगर डेट आता है तो आपको आंसर करना है कि यहां पर बोला गया है कि जितने भी पोर्टल से उनका लिस्ट आपको बताना है, जितने भी टूल आप बता रहे हो वो सारे रजिस्टर करने हैं।
और 30 नवंबर तक एटलीस्ट एक आपको लॉन्च कर देना है ना? और एक लॉन्च करने के बाद एटलीस्ट एक टेस्टिंग सेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस पर आप एल्गोरिदम ट्रेडिंग करवा पाए, है ना? ये सेबी का गाइडलाइन है, लेटेस्ट गाइडलाइन है, याद रखेंगे सभी। ऑलराइट, अब सेबी का इंटरिम अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस, देखो पीड ARRRVA परवा टाइप से आप एक प्लेटफॉर्म का नाम याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। अंडर द सेबीज interim arrangement for sharing past performance of investment advisors IAs or research analysts RAs, which of the following conditions is mandatory for sharing performance data that existed before PARRVA? It can be shared publicly on website if certified. It can be shared only on a specific client request and only through private communication. It can be shared freely for 2 years without any restriction, या फिर it can be shared only after PARRVA परवा verifies it. तो देखो अभी क्या हुआ है, आपने आंसर कर दिया हुआ है, रियली होप दैट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेबी ने ये बोला है कि आप जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है और रिसर्च एनालिस्ट है वो पब्लिकली डील्स बताते और प्रॉपर गाइडेंस बताते। अब ये हो सकता है कि फेक डील बता दे, है ना, कि हमने पास में ऐसा परफॉर्म करा, तो दैट इज वाई एक नया सेटअप कर रहा है, एक नया पोर्टल का सेटअप कर रहा है सेबी, है ना, उसका नाम है PARRVA, है ना। तो इसका पास्ट रिलेटेड जो भी डेटा रहता है कंपनीज का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का, रिसर्च एनालिस्ट का, वो डेटा यहाँ पर अपडेट होगा, ठीक है, सो दैट कि ये प्रॉपरली कस्टमर वेरीफाई कर सके। ओके, अब यहाँ पर जब तक ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं होता है तब तक लिए सेबी ने ये बोला है कि आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, लेकिन मन से नहीं, आपको उसको वेरीफाई करवाना है ना। और वेरीफाई करवाने के बाद में क्या करना है, 1 to 1 शेयर करना है, आप पब्लिकली शेयर नहीं करेंगे। अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आपका पास्ट परफॉर्मेंस बताइए, तो उसके बेसिस पर आप उसको शो कर सकते हो 1 to 1, है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। इट कैन बी शेयर्ड ओनली ऑन स्पेसिफिक क्लाइंट रिक्वेस्ट ओनली थ्रू द प्राइवेट कम्युनिकेशन। पब्लिकली वेबसाइट पर नहीं दिखाना कि हमारा पास्ट परफॉर्मेंस है, वो परवा प्लेटफॉर्म से आएगा, PARRVA से आएगा। ऑलराइट, सो ये था हमारा सेबी का भी क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने आंसर करा होगा, जितने भी करेक्ट आंसर करें। आई वुड रियली लव टू सी द नेम्स, अगर आप लोग कमेंट में नाम करेंगे या फिर एटलीस्ट आप लोग जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें आप अपडेट करेंगे, क्योंकि मुझे खुद को आइडिया रहेगा कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हो या फिर आप अभी भी उलझे हुए हो अपनी प्रिपरेशन को ना कंटिन्यू कर पाने में। अगर बैच में एनरोल नहीं है तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। बैच में एनरोल्ड हो तो इंश्योर कीजिएगा कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते जाइए, रेगुलरिटी लाइए। ऑलराइट, अगर स्किप होता है तो रिकॉर्डेड सेशन देखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, ये करेक्ट आंसर था इसका। आई होप आप लोगों के अच्छे आपने इसको रिवीजन करा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।